हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके जो है चैप्टर नंबर 2 पे हम 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो है मैं एक साइट से करती हूँ जिसको बोलते हैं लर्न CBSE के नाम से है ये साइट। और इसके अंदर जो है हमें सभी के क्वेश्चन आंसर, कुछ सैम्पल क्वेश्चन या फिर कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीज़ें हमें बहुत इजीली मिल जाती हैं। और इसी तरीके से हम जो है इसके अंदर अपना जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मॉडल क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, यानी कि आपको कहीं से ढूंढ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आपको यहाँ पे मिल सकता है सारा। तो मैं यहीं से करती हूँ और सभी को मैं यहीं से करवाती हूँ, ताकि जो है बहुत अच्छे से ये हो पाता है। फिर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। ये वाली बुक हम कंप्लीट जो है उसको कर देंगे थोड़े टाइम में ही, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी ये। 12th क्लास हमारी है पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको चूज करने को दिया जाएगा कि आपको कौन सी क्लास, कौन सी बुक, कौन सा चैप्टर और फिर कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। इसमें आपको मैथ के भी मिलेंगे और हमारी ये दोनों बुक इसमें हैं। हम आए हैं इसमें इस बार शायद CBSE में 9 चैप्टर तक है, तो ये 9 चैप्टर हम करने वाले हैं। 2 हो चुके हैं, 7 रहते हैं अभी। अब ये हमारे हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले तो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 इन्वॉल्व्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, यानी कि लोकसभा के साथ साथ जो है स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन हुए थे। अब आगे है द पार्टी दैट वॉन द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लोकसभा सीट इन द फर्स्ट इलेक्शन। पहले इलेक्शन में ही दूसरी नंबर पे कौन सी पार्टी जीती थी, तो वो थी हमारी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसके बाद है थर्ड, वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की क्या आइडियोलॉजी थी? एक आइडियोलॉजी होती है, एक सेट ऑफ आइडियाज होता है जिसके अंदर जो है उनकी विचारधारा होती है कि हमें किस तरीके से हमें काम करना है, किस पार्टी, मतलब हर एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। इसके बाद आता है वो चाहते थे इकोनॉमी फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। इसको कहा जाता है इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी जो है राज्य के बाहर हो, यानी कि राज्य का उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो। सेकंड आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर हमारा है SA डांगे। इसको हम जो है बुक के अंदर आते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। फिर आते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये जो है भारतीय जन संघ से थे, तो ये हमारा फर्स्ट वाला आएगा इसका। मीनो मसानी जो है वो थे हमारे ये थे हमारे स्वतंत्र पार्टी से, ठीक है। अब आते हैं हमारे अशोक मेहता, ये थे हमारे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। इसका आंसर आएगा हमारा थर्ड, ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसके अंदर हमें बताना है फॉल्स है या ट्रू है। वन पार्टी डोमिनेंस इज रूटेड इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज। क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है तभी वो एक आई है उभर के? हाँ, ऐसा हो सकता है। वन पार्टी डोमिनेंस ऑकर्स बिकॉज ऑफ द वीक पब्लिक ओपिनियन। नो, वीक पब्लिक ओपिनियन की वजह से ऐसा नहीं होता। लोगों की इच्छा ही थी कांग्रेस को देना वोट, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। इट्स नॉट अबाउट एनी वीक ओपिनियन ऑफ द पीपल। थर्ड आता है हमारा वन पार्टी डोमिनेंस इज लिंक्ड टू द नेशंस कॉलोनियल पास्ट। क्या ऐसा है? हाँ, क्योंकि हमारे जो है आज़ादी से पहले क्या था, कांग्रेस ही थी हमारे पास, और कोई था ही नहीं। अब जो कांग्रेस ही होगी तो उसी को वोट दिया जाएगा, जिसको बोल सकते हैं कि लोगों का ओपिनियन भी था उसके साथ, और उसके उन्होंने जो है अंग्रेजों के समय से ही भारत के लोगों के लिए काम किया है, इसलिए उनको वहां पे काफी ज्यादा वोट मिले। वन पार्टी डोमिनेंस रिफ्लेक्ट द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन द कंट्री। नो, डेमोक्रेटिक आइडियल थे हमारे देश में, लेकिन कांग्रेस का काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उनको ही वोट दिया गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ भारतीय जनसंघ ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया हैड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन। अगर बीजेपी जनसंघ जो थे CPI के, अगर वो लोग जो है सरकार बनाते, तो इन विच रिस्पेक्ट वुड द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन डिफरेंट। तो किस रिस्पेक्ट में भारत की सरकार जो है वो अलग होने वाली थी? स्पेसिफाई 3 डिफरेंसेस। हमें 3 डिफरेंस बताने हैं। पहला,
भारतीय जनसंघ, द पॉलिसीज ऑफ द BJS वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एज फॉलोज। तो उनके प्रिंसिपल कौन कौन से थे? फर्स्ट प्रिंसिपल था उनका, इट रिप्लेस्ड सेकुलर कॉन्सेप्ट बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन। वो लोग नहीं चाहते थे, मतलब उन लोगों की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनके सेट ऑफ आइडियाज ये थे कि हमें जो है एक कल्चर और एक नेशन को मानना है। वो लोग जो है सेकुलर कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे, ठीक है, वो डिनाई करते थे इस चीज को। फिर इसका दूसरा उनका प्रिंसिपल है, नो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एज द पार्टी अपोज्ड द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन ऑफ टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटी में लोग थे उन लोगों को कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स अलग से नहीं दिए जाने थे, जैसा कि अभी दिए गए हैं भारत में। तो अब इसका थर्ड प्रिंसिपल होने वाला था, इट फोकस्ड ऑन द रीयूनिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत। लेकिन वो लोग बाद में क्या चाहते थे कि भारत तो अलग तो हो गया, अब हो चुका है उनसे अलग, लेकिन हाँ हम उसको जोड़ेंगे। वो लोग उसको जोड़ना चाहते थे, जैसे पाकिस्तान में वन पार्टी वन कल्चर है, वन नेशन है, वैसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए था। अगर वो लोग आते तो ये हो सकता था। इसके बाद आती है CPI। CPI क्या चाहते थे? इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो थे, इट वर्कड फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब था जितने भी परसेंटेज में दूसरे किसी कल्चर के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उतने ही प्रोपोर्शन में वो लोग वहां पे खड़े हो, यानी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा सिस्टम वो लोग चाहते थे। दिस पार्टी फॉलोज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन वेरियस पॉलिसीज। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जैसे मार्क्सिस्ट वो आइडियोलॉजी आप बोल सकते हैं मार्क्स की। It emphasized on the control over electronic mass media by the autonomous body और corporation। वो चाहते थे कि उनका कंट्रोल हो हर एक प्रकार के मीडिया कॉरपोरेशंस पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, मास मीडिया पे, इस तरीके से उनका कंट्रोल हो। फिर आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इन वट सेंस वॉज द कांग्रेस एन आइडियोलॉजिकल कोalition। आप बताएं कि विचारधारा रूप से ये एक गठबंधन था सभी लोगों का, कैसे? तो ये हमने पहले अभी स्टडी किया है लास्ट वीडियो में। द कांग्रेस पार्टी बिकेम सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition। किस तरीके से बनी वो? क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मर्ज हो गई थी। इट अकोमोडेटेड रेवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव, पैसिफिस्ट, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, राइट्स एंड लेफ्ट, ऑल अदर शेड्स ऑफ द सेंटर। यानी कि उन लोगों ने अपना जो है हर एक प्रकार के लोगों को अपनी कांग्रेस में जगह दी थी। Congress became a platform for the numerous groups, interest and even political parties to take part in the national movement। कांग्रेस ने सभी लोगों को मौका दिया कि आप लोग जो है नेशनल मूवमेंट में हिस्सा ले। और इसके बाद इसके आइडियोलॉजिकल जो प्रेजेंट है वो क्या था? अब जो है आप देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, पार्टीज थी, उसी के अंदर इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के अंदर थे। उन्हीं को कहा जाता था फैक्शंस, ग्रुप। तो ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे थोड़ा अलग थे। अब जो है सम ऑफ दीज लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकेम ऑन एन ऑपोजिशन पार्टी। तो इस तरीके से वो लोग ऑपोजिशन पार्टी बन गए। इसी तरीके से कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है वो भी उसी के अंदर थे, लेकिन बाद में वो सेपरेट हो गए। तो ये इस तरीके से इनकी जो सोशल और आइडियोलॉजिकल बेसिस काफी अच्छा था। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्स्थ, डिड द प्रिवलेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम अफेक्ट एडवर्सली द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्या इस तरीके से जो है वन पार्टी डोमिनेंस ने भारत के डेमोक्रेटिक नेचर को जो है वो बदला था या कुछ उस पर इफेक्ट पड़ा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? इसके रीजंस थे हमारे पास, 5 रीजन है इसके। द की रोल ऑफ कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि और ये गेव इट हेड स्टार्ट ओवर द अदर्स। इसमें ये हमने बिल्कुल सेम टू सेम लाइन उसके अंदर पढ़ी है हमारी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। तो जो की रोल था कांग्रेस का वो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उसी ने उसको हेड स्टार्ट दिया था सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। द कांग्रेस अकोमोडेटेड डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड एस्पिरेशन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। कांग्रेस ने किसी को छोड़ा नहीं, उसने सभी लोगों को साथ में लिया और वो लोग एक साथ आगे चल के उन्होंने सभी लोगों को हेड बनाया बहुत सारी जगहों पर, स्टेट्स में भी। कांग्रेस पार्टी कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्शन इनसाइड इटसेल्फ। ये हमने अभी भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर खुद के अंदर ही बहुत सारे फैक्शंस थे जो इसको कुछ भी गलत काम करने से रोक सकते थे।
Hence, on the basis of above mentioned, it can be concluded that the Congress strengthened ideals of democracy and held unity and integrity of the country. इस प्रकार जो कांग्रेस है उसने यूनिटी और इंटीग्रिटी को बांध के रखा भारत के। तो ये थे इसके कुछ रीजंस। अब हमारा आता है 7th, डिफरेंस बताना है हमें सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। ठीक है, इसमें हमें वो बताना है इसका डिफरेंस। तो जो सोशलिस्ट पार्टी है, these parties believed in ideology of democratic socialism. सोशलिज्म चाहते समाजवाद होना चाहिए लेकिन डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको कम्युनिज्म में है ज्यादा, यानी कि एक कम्युनिटी की ही बात सुनी जानी चाहिए एक प्रकार से। और वो कम्युनिटी क्या हो सकती है, वो वर्कर्स का ग्रुप हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप हो सकता है, मार्केट डोमिनेटिंग जो ग्रुप है वो लोग भी हो सकते हैं, इसमें उन्हीं की बात सुनी जाएगी। अब आता है सोशलिस्ट पार्टी क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है यानी कि हम जो है मार्केट के चीज पे, मतलब मार्केट के भरोसे छोड़ दे, सारी मार्केट फोर्सेस ही देश को गवर्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो उसके खिलाफ थे सोशलिस्ट। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके लिए उनकी जो प्राइमरी जो चाहत थी यानी कि इच्छा थी वो थी सेकुलर, मॉडर्न एंड अथॉरिटेरियन, यानी कि वहां पे अथॉरिटी भी होनी चाहिए, सेकुलर भी होना चाहिए और मॉडर्न भी होना चाहिए हमारी पार्टी को, यानी कि उसकी विचारधारा को, और वैसे ही वो लोग बनाएंगे फिर उसके बाद। सोशलिस्ट पार्टी वांटेड मोर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन नेचर ऑफ द कांग्रेस। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो चाहते थे कि रेडिकल हो, यानी कि एक ही पोल की तरफ हम जो है अट्रैक्ट हो जाए। एक तरीके से रेडिकल कहा गया उनको, मतलब वो चाहते थे कि कांग्रेस भी रेडिकल हो जाए। एंड इगैलिटेरियन, इनकी आगे बढ़ के काम करना चाहते थे वो लोग। और कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी चाहती थी, सेम था, लेकिन वो जो है वॉयलेंस के थ्रू उसको अचीव करना चाहते थे, नॉन वॉयलेंस नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वॉयलेंस हो और हमारा जो है बहुत अच्छे से काम हो जाए। फिर इसके बाद आता है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच में डिफरेंस। तो ये है हमारा भारतीय जनसंघ। इट एम्फेसाइज्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन, जिसको हमने अभी पढ़ा था थोड़े पहले कि वो लोग चाहते थे कि एक ही कल्चर, एक नेशन, और जैसे पाकिस्तान बना हुआ है वैसे हमारा भी देश बन जाए। लेकिन स्वतंत्र पार्टी जो है वो चाहते थे फ्री इकोनॉमी, लेस इन्वॉल्वमेंट हो सरकार का किसी भी काम में, इकोनॉमी को कंट्रोल करने में स्पेशली। फिर जो है भारतीय जनसंघ चाहते थे कि दिस कॉल्ड फॉर ए रीयूनाइटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो लोग भारत और पाकिस्तान को जोड़ना चाहते थे फिर से, लेकिन जो स्वतंत्र पार्टी थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन जो है उसको रखना चाहती थी, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। अब जो है भारतीय जनसंघ, इट वॉज ए कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। वो लोग न्यूक्लियर वेपन भी चाहते थे कि हम लोग जो है उनको बनाए, लेकिन जो स्वतंत्र पार्टी थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। प्लानिंग, नेशनलाइजेशन एंड वन पब्लिक सेक्टर, वो लोग एक ही पब्लिक सेक्टर और नेशनलाइजेशन को चाहते थे। ठीक है, ये दो डिफरेंस थे उनके अंदर। अब आता है हमारा What would you consider as the main difference between Mexico and India under one party dominance? मैक्सिको और भारत में क्या डिफरेंस था? तो इसमें दो डिफरेंस थे। डिफरेंस पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया एंड मैक्सिको। इन मैक्सिको देयर वाज अ वन पार्टी सिस्टम ओनली, नॉट डोमिनेंस। वहां पे वन पार्टी सिस्टम था, और ये भारत से अलग कैसे था उसका एक डिफरेंस है। कांग्रेस पार्टी जो है वो डोमिनेट करती थी ऑन बिहाफ ऑफ पॉपुलर कंसेंसस बट इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI in Spanish, ruled on behalf of the perfect dictatorship। जो कांग्रेस पार्टी है वो डोमिनेट करती है उसकी बजाय, यानी कि जो मैक्सिकन जो पार्टी थी जिसको इसके PRI कहा गया स्पेनिश में, वहां से उनके बिहाफ पे आई थी, यानी कि वैसे ही आइडियोलॉजी के अंदर वो आई थी भारत में, लेकिन ऐसा नहीं था मैक्सिको में। इन इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन टुक प्लेस। और भारत में क्या हुआ कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हुआ वेयर द लूजिंग ऑफ द इलेक्शन वाज आल्सो फेयर, जहां पे फेल हो जाना भी फेयर था, क्योंकि वहां पे हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे। बट इन मैक्सिको इलेक्शन वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिस डोमिनेटेड बाय PRI। तो वहां पे जो है मैल प्रैक्टिसेस हुई, यानी कि धोखाधड़ी से वोट डाले गए, इस तरीके से ये सारा कुछ हुआ वहां पे। अब आता है हमारा 9th, टेक ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद स्टेट्स आउटलाइन एंड मार्क। तो जो वो हमारा जो ये मैप है, इस मैप के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजों को उसके अंदर मार्क करना है। केरला, त्रिवेन्नकोर और कोचिन वाला एरिया, मद्रास में भी, और दूसरा है B
पंजाब और यूपी, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। उसके अकॉर्डिंग हमने जो है 19, अब इसमें बताना है हमने ए में, फर्स्ट वाले में बताना है 2 स्टेट वेयर कांग्रेस वाज नॉट इन पावर, ठीक है, एट सम पॉइंट ड्यूरिंग 52 to 67, यानी कि जहां पे कांग्रेस नहीं थी तो वो केरल और मद्रास थे, ये भी हमने चैप्टर में स्टडी किया था। 2 स्टेट जो पावर में रहे थ्रू दिस पीरियड, 2 स्टेट वेयर द कांग्रेस रिमेन इन पावर थ्रू द पीरियड, यानी कि इस समय में भारत जो है कांग्रेस, तो किसी 2 राज्य में बताओ कि वहां पे थी। तो ये हमारे 2 आंसर आ सकते हैं, पंजाब यूपी, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब इसके अंदर एक लास्ट में पैसेज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके क्वेश्चन आंसर। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसमें कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ जाते हैं, जैसे विच पॉलिटिकल पार्टी लेड एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ 1 पार्टी 1 कल्चर 1 नेशन, तो वो कौन सी थी, वो थी BJS, भारतीय जन संघ। विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया हैड लीडर्स लाइक AK गोपलन, EMS निम्बूदिरिपद एंड SA डांगे, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यानी कि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं, शॉर्ट हैं, वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसके अंदर बहुत सारे, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फैक्शन, फैक्शन से आप क्या समझते हैं, यानी कि एक पार्टी के अंदर दूसरी आइडियोलॉजी के लोग भी हैं, एक ग्रुप है छोटा सा, लेकिन वो उन्हीं के अंदर है, बाहर नहीं है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी एक कांग्रेस सिस्टम बना दिया उन्होंने, इस तरीके से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी। अगर आप इनको एक बार रीड करेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, इस तरीके से करेंगे तो आप जो है काफ़ी अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन है इस साल के लिए नया, वो कर सकते हैं।